सद्दाम हुसैन की मौत के बाद Final moments with Ladies and gentlemen, we got him. दुनिया में सिर्फ एक ही लीडर ऐसा था जिसने सद्दाम हुसैन के लिए आवाज उठाई, जिसका नाम था मुअम्मर कद्दाफी। Mad dog of the Middle East. जिसने अरब बादशाहों के सामने खड़े होकर कहा कि अगर अब भी हमने अमेरिका को नहीं रोका तो अगली बारी हमारी होगी। जिस पर सारे अरब बादशाह उस पर हंस रहे थे, लेकिन कद्दाफी की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मारने के बाद अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट मुअम्मर कद्दाफी। announced the death of Muammar Gaddafi. लेकिन आखिर कद्दाफी में इतनी हिम्मत आई कहां से? कद्दाफी के मुल्क लीबिया को आज से 1400 साल पहले हजरत उमर की खिलाफत में मुसलमानों की फौज ने फतह किया था, और हजरत उमर ने लीबिया को ऐसा फतह किया था कि अगले 1300 साल तक कोई भी मुसलमानों से लीबिया नहीं छीन सका। लेकिन आखिर उस्मानिया खिलाफत के आखिरी सालों में इटली ने मुसलमानों से लीबिया छीन लिया, जिसके बाद लीबिया के मुसलमानों और इटालियंस के दरमियान आजादी की जंग कई सालों तक चलती रही, जिसमें लीबिया के मुसलमानों के लीडर का नाम था उमर मुख्तार, जिसके बाद उमर मुख्तार को तो फांसी दे दी गई। Omar Mukhtar is dead by hanging. लेकिन इसी उमर मुख्तार के फौज में एक बहुत ही गरीब सिपाही था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, इस गरीब सिपाही के झोंपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मुअम्मर कद्दाफी। कद्दाफी का बाप उसे बचपन से उमर मुख्तार की बहादुरी की कहानियां सुनाया करता था, जिससे कद्दाफी को अपनी जिंदगी का मकसद मिला। और जब कद्दाफी की एज सिर्फ 9 साल थी, लीबिया को उसकी आजादी मिली। लेकिन ये आजादी सिर्फ नाम की आजादी थी। दुनिया के सुपर पावर्स ने मिलकर लीबिया में अपना पपेट बादशाह बिठाया था। आजादी मिलने के बाद भी लीबिया दुनिया के सबसे गरीब और बैकवर्ड इलाकों में था, लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला था, क्योंकि लीबिया में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की डिस्कवरी हुई। अचानक लिबियंस दुनिया के सबसे गरीब लोगों से दुनिया के सबसे अमीर लोग बनने लगे। एक आम लिबियन जो अब तक सिर्फ $30 कमाता था, कुछ ही सालों में $2000 कमाने लगा। लेकिन एक पपेट बादशाह होने की वजह से उसने लीबिया के सारे तेल का कंट्रोल अंग्रेजों के हवाले किया था, जिससे लीबिया की आवाम अपने बादशाह से नफरत करने लगी थी। इसीलिए लीबिया की आवाम अपने बादशाह के खिलाफ बगावत करने लगी, जिनमें एक यंग ऑफिसर कद्दाफी भी शामिल था। लेकिन इस छोटी मोटी बगावत से लीबिया के बादशाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। लीबिया के बादशाह को असल धचका तब मिला जब एक बार फिर इजराइल और अरबों की जंग शुरू हुई, जिसमें ऑलमोस्ट सारे अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सिर्फ लीबिया का बादशाह एक पपेट होने की वजह से बिल्कुल खामोशी से छुप कर बैठा था, जिसके बाद सिर्फ 6 दिनों में बड़े बड़े अरब कंट्रीज इजराइल से बेशर्मी से हार गए, जिसे देखकर लीबिया की आवाम इस सब का ब्लेम सीधा अपने बादशाह पर डालने लगी, और बादशाह के खिलाफ बगावत इतनी बढ़ गई कि आखिर वो लीबिया को छोड़कर फरार हो गया। और यहाँ से लीबिया में एक खतरनाक रेस शुरू हुई कि कौन लीबिया का तख्त संभालेगा। एंड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया लीबिया के आर्मी चीफ की तरफ देख रही थी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लीबिया की आर्मी ने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। आर्मी ने लीबिया के सारे एयरपोर्ट्स, रेडियो स्टेशन, हर चीज पर सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर कब्जा कर लिया। और अब सब इंतजार कर रहे थे कि कब आर्मी चीफ आकर लीबिया के कौम से खिताब करेंगे। जैसे ही रेडियो पर स्पीच शुरू हुई, लोग ये देखकर हैरान रह गए कि ये तो आर्मी चीफ है ही नहीं, बल्कि आर्मी चीफ को तो इस सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। असल में ये सारी बगावत सिर्फ 27 साल के लड़के कैप्टन कद्दाफी ने अपने कुछ फौजी दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इस तरह कद्दाफी एक ही दिन में फौज के एक आम से कैप्टन से सिर्फ 27 साल की एज में पूरी फौज का आर्मी चीफ बना। कद्दाफी ने अपनी पहली स्पीच में मार्शल लॉ का ऐलान सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। सॉरी, ये वाला मार्शल लॉ नहीं, ये वाला। मेरे अजीज हमवतनों, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कद्दाफी ने आते ही सबसे पहले
लिबिया के अंदर सारे अमेरिका के फौजियों को फुल स्पीड बाहर निकलने का हुक्म दिया। लिबिया के ऑयल पर कब्जा करने वाले सारे अंग्रेजों को भी बाहर निकाल दिया और लिबिया की सारी ऑयल को पहली बार अपने कंट्रोल में लिया। नाउ जैसे ही गद्दाफी लिबिया का लीडर बना, उसके कुछ ही अरसे बाद एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हुई। जिसमें गद्दाफी ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इवन उस वक्त की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की तरफ एक लेटर लिखा कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करके एक बहुत बड़ी ज्यादती की है। जिसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो और गद्दाफी एक दूसरे के क्लोज दोस्त बने और इवन गद्दाफी ने एक बार पाकिस्तान आकर OIC की कॉन्फ्रेंस में पहली बार ये ऐलान किया कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर ताकत होनी चाहिए। और यहां से पाकिस्तान और लिबिया के दरमियान एक सीक्रेट प्लान शुरू हुआ, जिसमें लिबिया के साइंटिस्ट पाकिस्तान के साइंटिस्ट से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खरीदने लगे। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा अरसा चली नहीं, क्योंकि इस सब के कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ लगा। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, जिसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। There were 7 judges and it is entirely up to them. और पाकिस्तान के नए लीडर जियाउल हक ने आते ही रहमान लिबिया के साथ सारे रिलेशंस तोड़ दिए और लिबिया के साथ सारी न्यूक्लियर डील्स बंद कर दी। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा भी आया कि गद्दाफी ने सारे पाकिस्तानियों को लिबिया से जबरदस्ती निकालने का हुक्म दिया। इस तरह जनरल जियाउल हक के आने के बाद गद्दाफी ने पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पहली बार गद्दाफी से मिलने लिबिया भी गए। इंडिया ने गद्दाफी को बहुत इज्जत दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब गद्दाफी कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से। क्योंकि जैसे ही गद्दाफी लिबिया का लीडर बना, दुनिया में पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद एक और जंग भी हुई, अरब इजराइल जंग, Egypt and Syria launch an all-out war against Israel. जिसमें अरब कंट्रीज ने मिलकर अचानक इजराइल पर सरप्राइज हमला किया। लेकिन एक बार फिर सारी अरब कंट्रीज बुरी तरह हार गई, जिसके बाद गद्दाफी ने अरब लीडर से क्लियरली कहा कि इजराइल को हराना इम्पॉसिबल है जब तक उसके साथ अमेरिका की ताकत हो, और जब तक हम अमेरिका को सबक नहीं सिखाएंगे हम इजराइल को हरा नहीं सकते। और गद्दाफी को पता था अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है, ऑयल। तो गद्दाफी ने सऊदी बादशाह शाह फैसल के साथ मिलकर अमेरिका को तेल बेचने पर पाबंदी लगा, जिससे ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस आसमान तक चली गई। गद्दाफी ने इस नए पैसे को यूज करके लिबिया को एक रिच और मॉडर्न कंट्री बनाना शुरू किया। हर वो लिबियन जिसके पास अपना कोई घर नहीं था, उसे फ्री में अपना नया घर दिया गया। और अगर कोई लिबियन अपने लिए गाड़ी लेना चाहता था तो उस गाड़ी के आधे पैसे गद्दाफी की हुकूमत देती थी। और लिबिया में जो भी यंग लड़का शादी करना चाहे उसे ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए दिए जाते थे। और सिर्फ यही नहीं, गद्दाफी ने एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। दुनिया में मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही थी, द मैसेज, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनाई जाने वाली सबसे बड़ी फिल्म थी। लेकिन मसला यह था कि दुनिया में कोई भी इस्लामिक मुल्क ये फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स इस फिल्म के बनने के खिलाफ। लेकिन गद्दाफी को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने इस फिल्म के डायरेक्टर को अपने पास लिबिया बुलाया और उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और लिबिया में ये फिल्म बनाने का हुक्म दिया। इस फिल्म के लिए गद्दाफी के दिए हुए पैसों से लिबिया में बड़े बड़े सेट्स बनाए गए। और जब इस फिल्म में जंगे बदर और जंगे ओहद शूट करने का टाइम आया तो इस फिल्म के डायरेक्टर को जंग के सीन्स शूट करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, जिसके लिए गद्दाफी ने अपने ही फौज के लोग भेजकर ये फिल्म कंप्लीट करा। इस सब से गद्दाफी अरब और मुसलमान दुनिया में एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका था। लेकिन अब भी अरब दुनिया में एक लीडर ऐसा था जो गद्दाफी से भी बड़ा था, सऊदी अरब का
शाह फैसल। लेकिन जैसे ही शाह फैसल को शहीद कर दिया गया, कज़ाफी अरब दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर बना, जिसके बाद कज़ाफी ने अपनी फेमस ग्रीन बुक लिखी और दुनिया में अरबों के लिए एक नए निजाम का ऐलान किया, जो ज्यादा चली तो नहीं, लेकिन कज़ाफी इस सब से अपने आप को वाकई अरब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मानने लगा। लेकिन यहां से कद्दाफी को चैलेंज करने के लिए दुनिया में एक नया लीडर आया, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर अपने बिल्कुल पास ही एक मुल्क ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया। जिसमें दुनिया के सारे अरब लीडर्स ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ सपोर्ट किया, सिवाय एक अरब लीडर के, मुअम्मर कद्दाफी। कद्दाफी ने सद्दाम हुसैन से क्लियरली कहा कि तुम सिर्फ अमेरिका के कहने पर इस जंग में मासूम मुसलमानों को शहीद कर रहे हो, जिसका सद्दाम हुसैन ने कद्दाफी को बहुत ही सख्त जवाब दिया। सद्दाम हुसैन ने कद्दाफी की तरफ एक मैसेज भेजा कि इस जंग में हमारे मरने वाले तो जन्नत जाएंगे, लेकिन ईरान के मरने वाले बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह दोज़ख की आग में जलेंगे। अब किसी के बाप को ऐसे गाली दी जाए, इसे तो कोई आम इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर कद्दाफी तो कद्दाफी था। कद्दाफी लिबिया से ईरान की मदद के लिए गन्स और डॉलर्स बेचने लगे, जिसके बाद ईरान कद्दाफी की मदद से सद्दाम हुसैन से ये जंग जीतने लगा। ये देखकर सद्दाम हुसैन के उस जमाने में दोस्त अमेरिका उसे बचाने के लिए इस जंग में कूदा। अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए अपने बड़े बड़े जंगी जहाज ईरान के बॉर्डर पर लाकर खड़े कर दिए। यहाँ तक कि अमेरिका ने एक बार ईरान के एक पैसेंजर जहाज को भी अपने मिसाइल से उड़ा दिया और 300 इनोसेंट लोगों को शहीद कर दिया। लेकिन अजीब बात यह है, जैसे ही अमेरिका ने ईरान का जहाज तबाह किया, उसके कुछ ही अरसे बाद इसी जहाज का बदला लेने के लिए अमेरिका का भी एक पैसेंजर प्लेन उड़ा दिया गया। अब इस जहाज के गिरने के बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस जहाज को गिराने का मास्टरमाइंड एक लिबियन प्रोफेसर Abdel Basit al-Megrahi carried out Mr. Gaddafi's order. जिसके बाद अमेरिका ने इस जहाज का सारा इल्जाम मुअम्मर कद्दाफी पर Mr. डाला, Gaddafi personally ordered the bombing. क्योंकि इस जहाज के गिरने से पहले भी कद्दाफी ने कुछ ऐसी हरकतें की थी। लंदन में एक बार लिबिया की एम्बेसी के सामने कुछ लोगों ने कद्दाफी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसे देखकर एम्बेसी के अंदर से कद्दाफी के लोगों ने लंदन में लोगों पर फायरिंग करना शुरू किया, जिसमें एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर भी मारी गई। PC Yvonne Fletcher went down, dying. और आखिर जर्मनी में अमेरिकन आर्मी पर बम हमले के बाद Bomb killed an American soldier and injured hundreds. अमेरिका ने कद्दाफी को सबक सिखाने का फैसला किया। अचानक अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन टीवी पर आए और पूरी दुनिया के सामने कद्दाफी को एक पागल कुत्ता कहा। Mad dog of the Middle East और has... इसी के साथ कद्दाफी को मारने के लिए अमेरिका के फाइटर जेट्स रवाना किए। इन जहाजों ने फुल स्पीड जाकर कद्दाफी के पैलेस और महलों को मिसाइल से उड़ा दिया। इन हमलों से कद्दाफी की छोटी सी अडॉप्टेड बेटी हाना कद्दाफी शहीद हो गई। Our small adopted daughter was killed. अब कद्दाफी तो बच गया, लेकिन अमेरिका ने कद्दाफी की कमर तोड़ने के लिए लिबिया पर बड़े बड़े सैंक्शंस Political or military sanction. जिसके बाद अमेरिका के डर से दुनिया का हर मुल्क अपने आप को कद्दाफी से दूर करने लगा और लिबिया की इकोनॉमी तेजी से नीचे गिरने लगी। अब कद्दाफी के इन मुश्किल हालात में दुनिया में सिर्फ एक लीडर ने कद्दाफी को सपोर्ट किया, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में क्लियरली कहा कि जब हमारे ऊपर बुरा वक्त था, पूरी दुनिया में सिर्फ कद्दाफी ने हमें सपोर्ट किया। Colonel Gaddafi support our struggle to the hilt. तो अब इस मुश्किल टाइम में हम अपने भाई कद्दाफी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कद्दाफी और मंडेला एक दूसरे के इतने करीब थे कि नेल्सन मंडेला ने अपने नवासे का नाम जोंडवा कद्दाफी मंडेला रखा। लेकिन मंडेला के सपोर्ट के बाद भी लिबिया की इकोनॉमी अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से तेजी से गिरती रही, लेकिन कद्दाफी को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। कद्दाफी को अमेरिका के सैंक्शन से ज्यादा
एक और चीज की टेंशन थी। मुअम्मर कदाफी आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो रहा था और उसके बुढ़ापे का असर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। इस मसले को हल करने के लिए कदाफी ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी के लिए पूरी दुनिया से डॉक्टर्स अपने घर बुलाए, जिसमें ब्राजील, इटली और इवन पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी शामिल थे। इन डॉक्टर्स ने मिलकर सीक्रेटली कदाफी के घर के अंदर ही उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। कदाफी के साथ बिल्कुल वही हुआ जो माइकल जैक्सन के साथ हुआ था। कदाफी का चेहरा जवान होने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, जो एक बहुत ही बड़ा मसला था, क्योंकि कदाफी को सबसे ज्यादा अपने लुक्स और पर्सनैलिटी की परवाह होती थी और अपने आप को बाकी सारे लीडर से डिफरेंट दिखाने के लिए कदाफी बार बार अजीब अजीब हरकतें करता था। जब भी कदाफी किसी दूसरे मुल्क का दौरा करता था, वहां वो किसी होटल या घर में रहने के बजाय खुद अपना टेंट लगाकर उसी में रहता था। कदाफी दुनिया के हर लीडर के साथ इसी टेंट में बैठकर मीटिंग्स करता था। यहाँ तक कि एक दिन कदाफी ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जमीन पर अपना टेंट लगाया, जहाँ से ट्रंप और अमेरिका के लोगों ने मिलकर बहुत ही बेइज्जती से कदाफी को वहाँ से निकाल दिया। इससे भी अजीब बात ये थी, कदाफी ने अपनी हिफाजत के लिए 400 फीमेल बॉडीगार्ड्स की एक फौज बनाई थी, जिन्हें उनकी ताकत से ज्यादा उनकी खूबसूरती देकर सेलेक्ट किया जाता था। जो भी लड़की कदाफी की इस फौज को ज्वाइन करे, उसे पूरी जिंदगी शादी करने की इजाजत नहीं होती थी। ये लड़कियां कदाफी को डिफेंड करने के लिए हर वक्त उसके पास खड़ी रहती थी और कदाफी का कहना यह था कि मैं इन फीमेल बॉडीगार्ड से दुनिया को अरब औरतों की आजादी दिखाना चाहता हूँ। ये लड़कियां कदाफी के साथ इतनी लॉयल थी कि एक ने तो कदाफी को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान की। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद कदाफी ने अपनी जिंदगी की सबसे चीप हरकत की। एक दिन कदाफी अपने गार्ड्स के साथ इटली का दौरा करने गए और इटली पहुंचते ही कदाफी ने ऐलान किया कि मैं इटली की आवाम को अपने रिलीजन इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ। जिस पर इटालियंस ने कहा, ठीक है, हम आपके लिए लोगों को जमा कर देते हैं। लेकिन कदाफी ने कहा, नहीं, मैं हर ऐरे गैरे को दावत नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ 18 साल से 35 साल की लड़कियों को इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ, जिनका कद लंबा हो और रंग बिल्कुल गोरा। कदाफी के ऑर्डर्स के मुताबिक उसके ऑफिसर्स इन लड़कियों को पार्टी की लालच देकर जमा करने लगे और उन्हें बताया गया कि फुल तैयार होकर आना, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। जो लड़कियां कदाफी के रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरती थी, उन्हें होटल के गेट से ही वापस कर दिया जाता था। इस तरह कदाफी ने 200 इटालियन लड़कियों को इस्लाम की दावत दी। कदाफी की इस हरकत के बाद पूरे यूरोप में लोग सिर्फ कदाफी का ही नहीं बल्कि इस्लाम का भी मजाक उड़ाने लगे और मुसलमान लीडर्स पर लोग दुनिया में हंसने लगे। कदाफी की इन्हीं चीप और बेशर्म हरकतों को देखकर अमेरिका में कदाफी की लाइफ पर एक बहुत ही फेमस फिल्म बनाई गई, द डिक्टेटर। America. What is the question? What is the question? ये तो कदाफी की पर्सनल लाइफ थी, लेकिन अब भी अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से कदाफी का लिबिया बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन कदाफी अकेला नहीं था जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। Unilateral sanctions. कदाफी से भी ज्यादा खतरनाक सैंक्शन अमेरिका ने एक दूसरे लीडर सद्दाम हुसैन पर लगाए थे। क्योंकि अमेरिका कदाफी से ज्यादा सद्दाम की ताकत से डरता था। इसीलिए अमेरिका सैंक्शंस के साथ साथ सद्दाम हुसैन पर एटम बॉम्ब के झूठे इल्जाम लगाने लगा, जिसके बाद आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने टीवी पर आकर कहा कि सद्दाम हुसैन और उसके बेटों के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि वो इराक को छोड़कर भाग जाए, वरना अमेरिका उन्हें खत्म कर देगा। और जब सद्दाम इराक को छोड़कर नहीं भागा, अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत के साथ इराक पर हमला किया। इस हमले में अमेरिका ने सद्दाम के बेटों, पोतों और पूरे खानदान को मार डाला और काफी अरसे तक ढूंढने के बाद उन्होंने आखिर सद्दाम हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया, Saddam Hussein and his criminal regime will not return. पूरी दुनिया ने अमेरिका के डर से सद्दाम का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब जब कोई भी सद्दाम की मदद के लिए तैयार नहीं था, यहाँ पर सद्दाम का पुराना दुश्मन उसकी मदद के लिए आया, मुअम्मर कद्दाफी। जैसे ही सद्दाम को अदालत के सामने पेश किया गया, कद्दाफी ने अपनी इकलौती बेटी आयशा कद्दाफी को लिबिया से इराक में
सद्दाम का केस लड़ने के लिए भेजा। आयशा गद्दाफी ने सद्दाम के लॉयर्स के साथ मिलकर उसे अमेरिका से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं, सद्दाम को फांसी होकर रहेगी, तो उसने सीधा ये खबर लीबिया में अपने बाप गद्दाफी तक पहुंचाई। लेकिन गद्दाफी ने हार नहीं मानी। गद्दाफी किसी तरह अपने सीक्रेट नेटवर्क को यूज करके सद्दाम हुसैन के जेल तक पहुंचा और उसने सद्दाम हुसैन की जेल के बाहर अमेरिकन गार्ड्स को बहुत सारे पैसों की लालच देकर सद्दाम हुसैन को वहां से फरार करने की कोशिश की। लेकिन गद्दाफी के इन सारे प्लान्स का किसी तरह इराक के जजेस को पता चला, जिन्होंने मजबूरन सद्दाम की फांसी को, जो काफी अरसा बाद होनी थी, उसे आगे करके फौरन सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई और सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। सद्दाम को मारकर अमेरिका ने इराक को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके बाद कुछ ही सालों में इराक में 1 मिलियन लोग मारे गए, जिसकी वजह से लोग अमेरिका से इतनी नफरत करने लगे कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बुश पहली बार इराक विजिट करने गया तो वहाँ उसे सबके सामने जूते मारे गए। बाय द वे, जिस बंदे ने ये जूते मारे थे उसे भी उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर बड़े बड़े केसेस बनाए गए। लेकिन अगेन, इस बंदे की मदद के लिए भी एक बार फिर गद्दाफी पहुंचा और गद्दाफी की बेटी आयशा गद्दाफी ने इस बंदे को अमेरिका के सदर पर हमले के बाद बचा लिया। अब सद्दाम पर तो अमेरिका ने एटम बम के झूठे बहाने बनाकर हमला किया, लेकिन सद्दाम पर हमले के कुछ ही अरसे बाद एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ। दुबई से एक बहुत बड़ी कार्गो शिप लीबिया की तरफ बढ़ रही थी। अमेरिका को किसी तरह खबर मिली कि ये शिप कोई आम शिप नहीं, बल्कि इसमें एटम बम बनाने के 1000 ट्यूब्स पड़े हुए हैं। इसीलिए इस शिप के लीबिया पहुंचने से पहले अमेरिका ने इसे इटली के पोर्ट के करीब रोक लिया और इसके अंदर एटम बम के सारे कंटेनर्स रोक लिए। अब तक अमेरिका एटम बम के सारे इल्जाम सद्दाम हुसैन पर लगा रहा था, लेकिन यहाँ से पहली बार अमेरिका की नजरें लीबिया के गद्दाफी पर पड़ी। गद्दाफी सबसे पहले ही अमेरिका के हाथों सद्दाम की तबाही देख चुका था, इसीलिए गद्दाफी ने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया और ऐलान किया कि आज के बाद लीबिया कभी भी एटम बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका यहाँ रुका नहीं। अमेरिका इतना गुस्से में था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि हम सिर्फ लीबिया को नहीं बल्कि इस शिप के सप्लायर्स को भी ढूंढ कर पकड़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स, अमेरिका के इतने प्रेशर के बाद गद्दाफी ने वो सारे नाम अमेरिका के सामने रखे जिन्होंने गद्दाफी को एटम बम बनाने में मदद की थी, जिसमें सबसे टॉप पर नाम एक ही आदमी का था, पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान। ये देखकर अमेरिका ने लीबिया को छोड़कर पाकिस्तान का गला दबाया, मतलब पाकिस्तान पर सख्त सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से लीबिया के साथ साथ अब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी नीचे गिरने लगी। तो अब पाकिस्तान को बचाने के लिए अचानक एक दिन अब्दुल कदीर खान टीवी पर आए और इन सारी चीजों की जिम्मेदारी अपने सर पर ली और पूरी कौम से माफी मांगी। My dear brothers and sisters, I have chosen to appear before you. जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपने घर में बंद कर दिया। गद्दाफी ने बहुत ही चालाकी से पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपने आप को बचा लिया और सद्दाम की तबाही देखने के बाद अब गद्दाफी बिल्कुल बदल चुका था। गद्दाफी ने अपनी पुरानी सारी बातें भुलाकर पहली बार अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन सारे फैमिलीज को पैसे दिए जिनके लोगों को लिबियंस ने जहाज में मारा था। All this debt you coming down. ये देखकर अमेरिका ने भी लीबिया से सारे सैंक्शंस हटा दिए और अब सुपर पावर अमेरिका के सामने झुकने की वजह से लीबिया की इकोनॉमी दोबारा ऊपर जाने लगी। जिसके बाद कुछ साल तो गद्दाफी बिल्कुल चुप करके बैठा रहा, लेकिन ऑफ कोर्स गद्दाफी तो गद्दाफी था। अमेरिका के साथ दोस्ती के कुछ ही साल बाद जैसे ही लीबिया की इकोनॉमी दोबारा मजबूत हुई, गद्दाफी एक बार फिर वही पुरानी हरकतें करने लगा। लेकिन अब गद्दाफी अरबों और मुसलमानों से थक चुका था और उसने अपना सारा रुख इन्हें छोड़कर अफ्रीका की तरफ किया और कहा कि आज के बाद द अरब वर्ल्ड इज डेड। और गद्दाफी ने ऐलान किया कि आज के बाद अफ्रीका में कोई भी मुल्क अमेरिका के साथ डॉलर्स में बिजनेस नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका को अफ्रीका से कोई भी चीज खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ गोल्ड देना होगा, जो अमेरिका के डॉलर और इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा धचका था। और गद्दाफी के इस प्लान को अफ्रीका के बड़े बड़े लीडर्स ने खुशी से एक्सेप्ट किया और अफ्रीका के सारे लोकल लीडर्स ने मिलकर गद्दाफी को एक नया टाइटल दिया, अफ्रीका का शहंशाह, द किंग ऑफ किंग्स। और इस नए टाइटल के साथ ही गद्दाफी को अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा मिली, जिसके बाद अरब दुनिया के लीडर्स की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई
جس میں قذافی نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ہم عرب لیڈرز ایک نہ ہوں تو امریکہ صدام کے بعد ہم میں سے کسی ایک کی باری ہو. اور ساتھ ہی قذافی نے کہا کہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے پاس بھی ایٹم بم ہے، ہم عربوں کا بھی اپنا ایٹم بم ہونا چاہیے. اور صرف یہی نہیں، اگلے سال اسی کانفرنس میں قذافی نے سب کے سامنے سعودی بادشاہ کنگ عبداللہ سے کہا کہ تم سعودی بادشاہوں کی کوئی اوقات نہیں، تمہیں تو برٹش نے لا کر بٹھایا اور آج امریکہ تمہیں پال رہا ہے اور امریکہ کے بغیر تمہاری کوئی حیثیت نہیں. تم سارے سعودی امریکہ کے پپٹس ہو. اصل میں عرب دنیا کا سچا لیڈر میں افریقہ کا شہنشاہ ہوں اور میں پوری اسلامک دنیا کا امام ہوں. جس پر کنگ عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ قذافی تمہاری قبر تمہیں بلا رہی ہے. لیکن قذافی یہاں رکا نہیں. اس کے کچھ ہی عرصے بعد قذافی نے پہلی بار اپنی 40 سال کی حکومت میں امریکہ کا دورہ کیا. یہ قذافی کا پہلا اور آخری دورہ تھا جہاں UN کی کانفرنس کے لیے دنیا کے سارے لیڈرز موجود تھے. ہر لیڈر کو بولنے کے لیے 15 منٹس کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن قذافی سٹیج پر چڑھ کر 90 منٹس تک بولتا رہا. اس سپیچ میں قذافی نے بہت ہی خطرناک باتیں کی. قذافی نے کہا سب سے پہلے تو ہمیں سیکیورٹی کاؤنسل کا نام بدل دینا چاہیے اور اسے سیکیورٹی کاؤنسل کی جگہ شیطان کا کاؤنسل کہنا چاہیے. اور اسی سپیچ کے درمیان قذافی نے بہت جذباتی ہو سب کے سامنے UN چارٹر کا ایک حصہ پھاڑ دیا. اور اس سب کے بعد قذافی نے UN کے لیڈر سے کہا کہ اگر تم لوگوں کے پاس فلسطین کے مسئلے کا حل نہیں تو یہ دیکھو، اس کتاب میں نے فلسطین کے پورے مسئلے کا حل لکھ دیا ہے. جس کے بعد قذافی نے یہ کتاب سیدھا UN کے لیڈر کے منہ پر مارا. اب فلسطین کے مسئلے کا حل تو آج تک نہیں نکلا، لیکن ان حرکتوں سے قذافی کی موت کا وقت بہت ہی قریب آ چکا تھا. عرب سپرنگ. لیبیا کے پاس یہ ایک ملک ٹیونیزیا میں ایک شخص نے اپنی غربت سے تنگ آ کر اپنے آپ کو گورنمنٹ بلڈنگ کے سامنے آگ لگا دی. یہ ویڈیو فیس بک کی وجہ سے تیزی سے پورے ملک میں پھیل گئی، جس سے ٹیونیزیا میں پریزیڈنٹ کے خلاف ہر جگہ پروٹیسٹ شروع ہوئے اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو اس کے تخت سے ہٹا دیا. ٹیونیزیا کی عوام کی یہ کامیابی انٹرنیٹ کی وجہ سے پورے عرب دنیا میں پھیل گئی، جسے دیکھ کر ایجپٹ کی عوام بھی ان سے انسپائر ہوئی اور اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرنے لگے. اور ایجپٹ کے لوگوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو بھی 30 سال کی حکومت کے بعد ہٹا دیا. اب قذافی کے دونوں سائڈز پر عوام نے امریکہ کے آشرواد سے اپنے بادشاہوں کو ہٹا دیا، جس کے بعد اب باری قذافی کی تھی. امریکہ آہستہ آہستہ لیبیا کے لوگوں کو قذافی کے خلاف بھڑکانے لگا، جس سے ہر جگہ قذافی کے خلاف بغاوتیں ہونا شروع ہوئی. لیکن جب ایک انٹرویو میں قذافی سے ان بغاوتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو قذافی نے جواب دیا کہ میں 40 سال سے لیبیا کا لیڈر ہوں. تمہیں کیا لگتا ہے لوگ میرے خلاف بغاوت کریں گے؟ لیکن اصل میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا. قذافی نے ان بغاوتوں کو روکنے کے لیے اپنی آرمی کو ہزاروں لیبینز کو مارنے کا حکم دیا اور ان حملوں کا قذافی کو بہت فائدہ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ قذافی امریکہ اور باغیوں سے یہ جنگ جیت رہا تھا. لیکن امریکہ کو یہ سب منظور نہیں تھا. جیسے ہی قذافی جنگ جیتنے لگا، امریکہ باغیوں کی مدد کے لیے اس جنگ میں کودا اور اپنے فائٹر جیٹ سے قذافی اور اس کے خاندان پر حملے کرنے لگا، جس میں قذافی تو بچ گیا لیکن اس کے 2 بیٹے اور پوتے پوتیاں مارے گئے. اور اس طرح امریکہ کے جہازوں کے سائے میں لیبیا کے باغی قذافی کے کیپٹل کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے. لیکن قذافی اپنے باقی بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ کیپٹل میں مضبوطی سے کھڑا رہا. لیکن ان سخت حالات میں بھی قذافی بغیر کسی سیکیورٹی کے اپنے کیپٹل میں گھومتا رہا. بلکہ قذافی نے امریکہ کے میزائل سے تباہ ہونے والے اپنے ایک محل میں کھڑے ہو کر سپیچ بھی کی، جس میں قذافی نے اعلان کیا کہ میں ہر باغی کو گھر گھر، شبر شبر، گلی گلی، دار دار، ایک ایک کر کے ماروں گا. فرد فرد حتى تطهر البلد من الدرس والارجاف. لیکن امریکہ کے جہازوں اور میزائلوں نے قذافی کے کیپٹل کو ایسا تباہ کیا کہ قذافی کی ساری فوج بالکل ختم ہو گئی. یہ دیکھ کر قذافی نے اپنی بیٹی کو آخری بار اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے
लिबिया को छोड़कर चली जाओ और कदाफी खुद अपने एक बेटे के साथ बहुत सारी आर्मर्ड गाड़ियों को लेकर गायब हो गए। अब अमेरिका, नेटो और बागी सब मिलकर कदाफी को ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कदाफी नहीं मिला। अचानक एक दिन नेटो का एक फाइटर जेट पनाविया टोर्नेडो लिबिया के डेजर्ट्स के ऊपर से गुजर रहा था। इस जहाज के पायलट ने नीचे डेजर्ट में 75 आर्मर्ड गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफला फुल स्पीड भागते हुए देखा। इस जहाज के पायलट ने सीधा ये खबर अमेरिका तक पहुंचाई और अमेरिका के ड्रोन्स ने आकर कदाफी के काफले पर हमला करना शुरू किया। लेकिन 11 गाड़ियों के तबाह होने के बाद भी कदाफी का काफला फुल स्पीड आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही कदाफी की गाड़ी के बिल्कुल सामने वाली गाड़ी तबाह हुई, कदाफी और उसका बेटा गाड़ी से उतरकर इधर उधर भागने लगे और पीछे से बागियों की गाड़ियां इनका पीछा करने लगी। आखिर कदाफी भाग भाग कर थक गया और बागियों से बचने के लिए एक गटर के पाइप के अंदर छुप गया, जिसके बाद बागियों ने कदाफी के साथियों को मारकर उसे घसीट कर गटर से बाहर निकाला। कदाफी इन यंग बागियों के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि बेटा मुझे मत मारो, मैंने किया क्या? ये वही कदाफी था जिसके पास दुनिया के सबसे महंगे महल थे, जो हर टाइम अपने फीमेल गार्ड्स के साथ घूमता फिरता था, बल्कि अपने आप को किंग ऑफ किंग्स कहता था। लेकिन आज कदाफी इन गरीब बागियों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। इसके बाद बागियों ने जो कदाफी के साथ किया वो हम यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। कहा जाता है इस वक्त कदाफी के पास अपनी फेमस सोने की पिस्टल भी थी और इसी सोने के पिस्टल से बागियों ने कदाफी को गोली मार दी। कदाफी की मौत की खबर सबसे पहले अमेरिका पहुंची, जिसके बाद ओबामा ने दुनिया के सामने कदाफी की मौत का ऐलान किया। लेकिन इससे कई साल बाद जब ओबामा से पूछा गया कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, जिस पर ओबामा ने जवाब दिया कि लिबिया को तबाह करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कदाफी को मारने के बाद बागियों ने कदाफी और उसके बेटे के जिस्म को लिबिया के बाजार के दरमियान एक बहुत बड़े फ्रिज में रखा ताकि पूरी दुनिया कदाफी की लाश को देख सके। कदाफी को मारना अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी, जिसे आज सब मानते हैं। Libya was a disaster from the standpoint of the way it was handled. क्योंकि कदाफी के मरते लिबिया में एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें 10 लाख लिबियंस मारे गए। लिबिया की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई। एक आम लिबियन जो कदाफी के दौर में $12,000 कमाता था, अब उसके आधे $6,000 कमाने लगा। और लिबिया जो एक जमाने में दुनिया का सबसे मॉडर्न इलाका था, आज अमेरिका के हमलों की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है। इस तरह कदाफी की बात बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि अमेरिका ने सद्दाम के बाद बिल्कुल उसी तरह कद्दाफी को भी मार दिया। We came, we saw, he died. अरब दुनिया में 3 ही ऐसे लीडर्स गुजरे जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली थी। एक सद्दाम हुसैन, दूसरा मुअम्मर कद्दाफी और सऊदी बादशाह किंग फैसल। وقد استشهدوا على أرض فلسطين العزيزة. सब्सक्राइब